नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज एक कहानी बताऊंगा एक ऐसे ऑपरेशन की जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। उस समय ज़रूर इसकी खबरें कुछ आई थी, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से एक किताब में जिक्र आया है और किताब लिखी है GBS सिद्धू, जो रॉ के रिटायर्ड अधिकारी हैं। वो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान रॉ में थे और निकट संपर्क में थे जो लोग भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। ख़ास तौर से वो मिस्टर RT नागरानी और RN काव, जो उस समय रॉ के चीफ थे, प्रमुख थे और इंदिरा गांधी के सबसे करीबी लोगों में थे। उनकी किताब है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। इस किताब में उन्होंने इस ऑपरेशन का विस्तार से जिक्र किया है, लेकिन ऑपरेशन का जिक्र तो किया है, ऑपरेशन के बारे में तो पहले भी कुछ खबरें आई थी भी। सवाल ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनसे इस बात की आशंका होती है कि भिंडरावाले, कांग्रेस, इंदिरा गांधी, ये नेक्सस था क्या। और ये जो ऑपरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये हेलीबॉर्न ऑपरेशन था, यानी हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन होना था। इसका नाम था स्नैच एंड ग्रैब। मतलब भिंडरावाले को वहाँ से स्वर्ण मंदिर से उठा लेना था, झपट लेना था और लेके भाग जाना था। ये कमांडो ऑपरेशन होना था। इसकी प्लानिंग काफ़ी समय से चल रही थी। कैसे कैसे हुई प्लानिंग बताता हूँ, फिर आपको उसके बाद बताऊँगा जो GBS सिद्धू ने सवाल उठाए। बड़े मौजूद सवाल हैं वो। इस ऑपरेशन की शुरुआत जो हुई GBS सिद्धू के मुताबिक जून 1982 के मध्य में उनको डायरेक्टर संतूक ने बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या वो स्वर्ण मंदिर में जाकर वहाँ, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रेकी कहते हैं, इंटेलिजेंस वालों की भाषा में उसे केसिंग कहा जाता है, कि वहाँ जाइए, सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए, क्या गतिविधियाँ होती हैं और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ क्या है, कौन सी जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ कम लोग रहते हैं, आने का रास्ता क्या है, जाने का रास्ता क्या है, और एक डिटेल्ड मैप बनाइए, नक्शा बनाइए। सिद्धू से ये कहा गया जब, तो काफ़ी इस पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं तो तुरंत पकड़ा जाऊँगा और पता चल जाएगा। उसका नतीजा ये होगा मेरे पकड़े जाने से कि भिंडरावाले सतर्क हो जाएंगे, उनको लगेगा कोई ऑपरेशन होने वाला है। जब सिद्धू से ये बात हुई और ये हो गया कि सिद्धू नहीं जाएंगे, तो फिर रॉ से किसी सिविलियन अधिकारी को भेजा गया स्वर्ण मंदिर। उनको प्रेस रिपोर्टर बनाकर भेजा गया, लेकिन वो तुरंत पकड़े गए मतलब पहचान हो गई। वहाँ लोगों को लगा, सिखों को जो भिंडरावाले के साथी थे, उनको लगा कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है, उसको दौड़ाया, वो भाग गए। इससे भिंडरावाले सतर्क हो गया और वो चौक मेहता जहाँ वो रह रहा था, वो वहाँ से निकलकर गुरु नानक निवास में चला गया, जो SGPC का गेस्ट हाउस था। उसको मालूम था कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, यहाँ पुलिस नहीं घुस सकती, क्योंकि SGPC का गेस्ट हाउस था। वहाँ पुलिस को घुसने के लिए केंद्रीय एजेंसियों से परमिशन लेनी पड़ती, उनकी मंजूरी लेनी पड़ती, जो इन दोनों बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उसको मालूम था कि यहाँ हम चौक मेहता की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित हैं। अब सिद्धू कहते हैं कि उनको इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ और ये बात कभी समझ में नहीं आई कि केसिंग के लिए जाने के लिए सबसे पहले उनको क्यों प्रस्ताव दिया गया, उनका नाम क्यों चुना गया। उन सबको पता था कि वो बड़ी आसानी से पहचान लिए जाएंगे। तो वो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि क्या ऐसा करके भिंडरावाले को एक संदेश दिया जा रहा था कि चौक मेहता अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। बाद में यही काम जो सिद्धू से कहा जा रहा था और जो रॉ का सिविलियन ऑफिसर गया था नहीं कर पाया, नागरानी ने जो है अपने स्तर पर ये काम करवाया। 3-4 दिन में ये पूरी रिपोर्ट बनकर आ गई, जो गया था वो लेकर आया। ये रिपोर्ट आने के बाद ये तय हुआ कि ऑपरेशन होगा कैसे, कहाँ से घुसेंगे, कैसे घुसेंगे। ये सब तैयारी करने के लिए, उसकी मॉक रिहर्सल के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के सरसावा में गोल्डन टेम्पल का एक मॉडल तैयार किया गया। वहाँ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स
सीआरपीएफ के लोग, उनकी जो है ट्रेनिंग हुई कि कैसे होना है। अच्छा, गुरु नानक निवास में भिंडरांवाले के जाने और वहाँ रहने का एक फ़ायदा उसको ये भी था कि वहाँ से वो देश और दुनिया की निगाह में रह सकता है। जो भी बोलेगा, कहेगा, करेगा, उसको ज़्यादा मीडिया अटेंशन और बाकी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट होगा। तो ये भी एक शक पैदा करता है कि क्यों उसको वहाँ जाने का मौका दिया गया। और वो इस तरह का काम करता तो उसका दूसरा असर ये होता कि जो अकाली दल का मॉडरेट फैक्शन था लोंगोवाल का, वो इस मुद्दे को और गरमाए रखते। वो जल्दी समझौता होता नहीं। इस मुद्दे को गर्म रखने में क्या उस समय की सरकार की रुचि थी, ये भी सवाल उठता है। इस बारे में उनको, सिद्धू को जो कुछ पता था उस समय, उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद वो नागरानी से दिल्ली में मिलने गए अभी कुछ साल पहले, अपनी किताब लिखने से पहले, और उनसे डिटेल में बात की, उस पूरे ऑपरेशन के बारे में पूछा उनसे। तो नागरानी ने उनको जो बताया कि दिसंबर 1983 के आखिर में आर.एन. काव ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि एसएफएफ का, यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये एक कमांडो फोर्स है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्स है। इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो तिब्बती मूल के लोग हैं, जिनका इस्तेमाल अभी एलएसी पर जो है चीन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किया गया। तो ये सबसे स्पेशलाइज्ड फोर्स मानी जाती है देश की। इसके कमांडो जो हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी और कमांडो फोर्स से। तो उनसे कहा गया कि ये एसएफएफ के निर्देशन में एक ऑपरेशन प्लान करो। और इस ऑपरेशन में क्या क्या होगा? इस ऑपरेशन में कमांडो रहेंगे एसएफएफ के, उसके अलावा बाहर, जो स्वर्ण मंदिर के बाहर और जहाँ भिंडरांवाले रुका हुआ था, वहाँ 3 लेयर सीआरपीएफ की सिक्योरिटी रहेगी, जिस समय ऑपरेशन शुरू होने वाला होगा उससे पहले, कि उस समय ऑपरेशन के दौरान न अंदर से कोई बाहर आ सके और न बाहर से कोई अंदर जा सके। 2 हेलीकॉप्टर MI-4 2 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाना था। उस हेलीकॉप्टर से लंगर की छत पर कमांडो उतरेंगे। उतरते ही कुछ कमांडो जो है भिंडरांवाले को पर कब्जा करेंगे, उसे पकड़ेंगे, और कुछ कमांडो उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी वालों की भाषा में ये शब्द जो है, इसका मतलब होता है कि मार देंगे। तो उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, और अगर किसी वजह से इस आपाधापी में भिंडरांवाले छत से भागकर स्वर्ण मंदिर की ओर भागता है, तो एक टीम जो है, बाकी जो कमांडो हैं वो 2 हिस्सों में बटेंगे। एक टीम भिंडरांवाले के पीछे जाएगी, उसको पकड़ेगी। दूसरी टीम जो है बाहर से बुलेट प्रूफ गाड़ियों को गेट तक ले आएगी, जहाँ से उसको निकाला जाना है जिस रास्ते से, और बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकालकर सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में भिंडरांवाले को बाहर ले जाया जाएगा जहाँ उसको ले जाना है। ये पूरा ऑपरेशन इस तरह से प्लान किया गया था कि इसमें कोई बड़ी कैजुअलिटी होने की उम्मीद या आशंका नहीं थी। जब ये ऑपरेशन की प्लानिंग फाइनल स्टेज में आई, तो जो मॉडल बना था सरसावा में, उसको उठाकर एनसीआर में लाया गया कि समय कम लगे, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो सके अलग अलग एजेंसियों में जो इस ऑपरेशन में लगी हैं। यहाँ पर फिर से ड्रिल हुई। अब मामला फाइनल स्टेज पर आ गया था। ये ऑपरेशन होने वाला था बैसाखी के समय। आप कल्पना कीजिए, स्वर्ण मंदिर में कोई ऑपरेशन, इस तरह का कमांडो ऑपरेशन होने जा रहा है बैसाखी के समय, जिस समय सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। ये भी शक पैदा करता है कि इस ऑपरेशन का मकसद क्या था। क्या सचमुच भिंडरांवाले को उठाया जाना था? क्या सचमुच भिंडरांवाले को स्वर्ण मंदिर से निकालने का ही मकसद था इस ऑपरेशन का? आगे पता चलेगा भी। अप्रैल 1984 में आर.एन. काव ने नागरानी से कहा कि इंदिरा गांधी चाहती हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहती हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर एक ब्रीफिंग हो उनके सामने। तो 1 अकबर रोड, जो उनके निवास के बगल का बंगला था, जो उनका दफ्तर था घर का, वहाँ पर ये सब मीटिंग होती थी।
वो सिद्धू उसको बार बार जो है एक अकबर रोड ग्रुप के रूप में संबोधित करते हैं, लिखते हैं। वहाँ पर ब्रीफिंग का तय हुआ। काव, नागरानी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, 3 लोग। ब्रीफिंग शुरू हुई, पूरा ऑपरेशन बताया नागरानी ने कि कैसे कैसे होगा। जब ब्रीफिंग पूरी हो गई तो इंदिरा गांधी ने पूछा कैजुअलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, तो नागरानी ने कहा कि हमारे दोनों हेलीकॉप्टर ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे कमांडो हैं उनमें से 20% मारे जा सकते हैं। 20% का मतलब था कि वो जो कैपेसिटी थी हेलीकॉप्टर की, उसमें लगभग ठीक से 12 दोनों हेलीकॉप्टर में कमांडो जा सकते थे। 24 हो गए। 24 कमांडो का 20% आप निकाल लीजिए, लगभग 5 कमांडो मारे जा सकते हैं। ये दोनों बातें बताकर चुप हो गए नागरानी। तो फिर इंदिरा गांधी ने सवाल किया, पूछा कि सिविलियन कैजुअलिटी कितनी होने का डर है। तो अब इसका कोई जवाब नागरानी के पास था नहीं कि बैसाखी के समय कितनी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उनको जवाब देना था, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बीच में जितने लोग आएंगे उनमें से 20% मारे जा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि ना, इतनी बड़ी सिविलियन कैजुअलिटी लेने का रिस्क मैं नहीं ले सकती। ऑपरेशन उसी समय रद्द हो गया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था सनडाउन, कि शाम को ये होना था जब भिंडरांवाले का प्रवचन ख़त्म हो रहा हो। ये सब प्लानिंग करने के बाद भी, और इसमें ये समझिए कि केवल इतना ही नहीं था कि रॉ लगी थी, SFF लगा था, CRPF थी। इसके बारे में मदद के लिए काव ने अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट जो MI6 के थे उनको लिखा था। ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार किया और वहाँ से SAS का एक एडवाइज़र भेजा गया। SAS ब्रिटेन का एक कमांडो फोर्स है। उसके बारे में अभी 2014 में एक पत्रकार ने इस मामले की खोज करते हुए उसको ये जानकारी मिली। उसने सोशल मीडिया पर इसको डाला। उसके बाद फिर बड़ा हंगामा हुआ, संसद में मामला उठा ब्रिटेन में। वहाँ जो सिख संगठन है उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में मदद की भारत की। बहुत हंगामा हुआ। आखिर में उस पर जांच बिठाई गई, जांच की रिपोर्ट आई, तब उसमें ये कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में कोई योगदान नहीं था, कोई रोल नहीं था ब्रिटेन का। ये जो ऑपरेशन हेलीबॉर्न था, इसके बारे में सलाह देने के लिए एक आदमी को भेजा गया था, एक टीम को भेजा गया था, जो गई थी अमृतसर, पूरे इलाके को देख कर आई थी और ये ऑपरेशन के बारे में सलाह दी थी। तो ब्रिटेन की भूमिका सिर्फ इतने तक थी, ब्लू स्टार में उनकी कोई भूमिका नहीं। अब सवाल है कि सिद्धू ने जो मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन के लिए बैसाखी का दिन क्यों चुना गया। ये बात उन्होंने नागरानी से भी पूछी, तो उन्होंने कहा कि हमको भी ये ध्यान नहीं आया, समझ में नहीं आया कि इस तारीख को या तो पोस्टपोन किया जा सकता था या प्रीपोन किया जा सकता था, आगे पीछे भी हो सकता था। उस समय सिविलियन की संख्या, वहाँ आम नागरिकों की संख्या कम होती, श्रद्धालुओं की, तो कैजुअलिटी का डर कम होता। इस ब्रीफिंग के आखिर में एक बात इंदिरा गांधी ने कही, वो गौर करने की बात है। उन्होंने बहुत दुख और चिंता के साथ ये कहा कि मुझे मालूम है कि देर सबेर सिख आतंकवादी मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे मारे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इंदिरा गांधी को ये आशंका या कहें लगभग विश्वास हो चला था कि सिख आतंकवादी उनकी हत्या करेंगे। अब आप कह सकते हैं उनको मौत का इल्हाम हो गया था या जो भी कहना चाहें, लेकिन जिस दिशा में बातें जा रही थी इससे उनको लग रहा था कि इसको रोकना अब उनके लिए संभव नहीं होगा। अब सिद्धू कहते हैं कि मान लीजिए कि ये ऑपरेशन होता, उस समय उम्मीद ये थी कि लगभग 300 लोग भिंडरांवाले का प्रवचन सुन रहे होंगे, क्योंकि अंदर हो रहा था, कहीं बाहर खुली जगह बड़ी जगह में नहीं हो रहा। तो उन 300 लोगों में देखिए, हेलीकॉप्टर उतरता या गोली चलने की आवाज़ें आती, तो आम लोगों की जो पहली प्रतिक्रिया होती है कि भागकर छिपते हैं कोई बचने की जगह देखकर। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये 300 के 300 लोग ही ऑपरेशन के बीच में आ जाते,
तब भी 20% के हिसाब से 60 लोगों के मारे जाने की आशंका थी। और उन्होंने कहा कि काव और नागरानी दोनों जानते थे इंदिरा गांधी के सामने यानी प्राइम मिनिस्टर के सामने बात कहने जा रहे हैं तो वो जो भी संख्या बता रहे हैं, जो नुकसान का आकलन बता रहे हैं, वो हायर साइड पर ही बताएंगे, कम करके नहीं बताएंगे कि बाद में मुश्किल हो जाए। कि वो ऐसी संख्या लेकर चल रहे थे अधिकतम कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए 60 लोगों के मारे जाने की आशंका थी। अब आप इसकी तुलना कीजिए ऑपरेशन ब्लू स्टार से। कितने लोग मारे गए, क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। उसके बाद पंजाब की राजनीति कहाँ चली गई, पंजाब किधर चला गया। लेकिन इतने तक ही नहीं रुके सिद्धू, उससे आगे भी सवाल उठाते हैं। अब वो कहते हैं कि क्या इंदिरा गांधी ने सिविलियन आम नागरिकों के मारे जाने के डर से इस ऑपरेशन को रद्द कर दिया, यह मामला कुछ और था। क्या इस ऑपरेशन के बाद, वो फिर एक सवाल उठाते हैं कि क्या इस ऑपरेशन के बाद कांग्रेस लोकसभा का अगला चुनाव जीत जाती, जो अभी 7-8 महीने बाद होने वाला था। ये मुद्दा कोई मामूली मुद्दा नहीं था। अब वो कहते हैं कि एक अकबर रोड का जो ग्रुप था उसे लग रहा था कि भिंडरावाले को जिस काम के लिए खड़ा किया गया था उसका काम हो गया। अब वो सरकार के लिए लायबिलिटी था। अगर उसको जिंदा पकड़ लिया जाता, चाहे इतने बड़े नाटकीय घटनाक्रम में, इस तरह के ऑपरेशन में कि हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे, स्वर्ण मंदिर में घुसे, भिंडरावाले को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, लेकर निकल गए, ये सारा नाटकीय इसकी देश दुनिया भर में खबर बनती, तो क्या इससे फ़ायदा होता कांग्रेस को? तो वो खुद ही इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद ये संभव था, 2 चीज़ें हो सकती थी। एक, भिंडरावाले पकड़ा जाता, कस्टडी में वो बहुत सी चीज़ें उगल सकता था, बहुत सारे भेद खोल सकता था। भिंडरावाले से कांग्रेस के कौन से नेता, कौन लोग संपर्क में थे, ये बोल सकता था। और उसके जो अनुयायी थे वो पंजाब में हिंसा का नया दौर शुरू कर सकते थे, निर्दोष हिंदुओं को मार सकते थे। और ये सिलसिला शुरू होता तो चुनाव तक इसको रोकना बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए भिंडरावाले को जिंदा पकड़ने में कांग्रेस को, या उस समय की कांग्रेस की सरकार को, या इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थीं, उनको कोई फ़ायदा नहीं था। क्या इसलिए वो ऑपरेशन रद्द किया गया? क्योंकि आप किसी भी लिहाज से देखिए, इतने बड़े ऑपरेशन में, इस तरह के ऑपरेशन में, और फिर वो एक आशंका जाहिर करते हैं, एक सवाल उठाते हैं, अकाल तख्त में हथियारों का जखीरा इकट्ठा होने दिया गया। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम था, ये पंजाब पुलिस को पता था, ये भारत सरकार को पता था, लेकिन उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। इस बारे में बहुत कुछ छपा है उस समय के अखबारों में। तो ये एक शंका पैदा करता था कि आखिर क्यों ये हथियार क्यों जाने दिए गए, क्यों वहाँ इकट्ठा होने दिए गए, क्यों जो ट्रेंड लोग थे आर्मी के, उन लोगों को वहाँ घुसने दिया गया, रहने दिया गया, उससे पहले कोई ऑपरेशन क्यों नहीं हो गया, उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई। ये सारे सवाल उस समय भी उठे थे। तो सिद्धू का जो मानना है वो ये कहते हैं कि शायद ये इसलिए हुआ कि भिंडरावाले के खिलाफ जब आखिरी एक्शन हो तो वो ठीक से लड़े और ये दुनिया को पता चले कि वो कितना खतरनाक दुश्मन था। और वही हुआ कि जिस तरह से वो और उसके साथी वहाँ लड़े, जितना बड़ा नुकसान हुआ, आर्मी के जितने जवान मारे गए, उसके बाद उस ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एस वैद्या, उनकी हत्या हुई, तमाम लोगों की हत्या हुई और इतना बड़ा खून खराबा हुआ। अब उससे तुलना कीजिए ऑपरेशन सनडाउन की आप, या स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन जो था, उससे मिनिमम कैजुअलिटी पर वो ऑपरेशन हो सकता था। तो क्यों नहीं हुआ? देखिए, राजनीति मैं बार बार कहता हूँ कि बड़ी बेरहम, बड़ी निष्ठुर होती है। यहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं होती है। और ये आम धारणा है कि भिंडरावाले को इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था, और कहा यह जाता है कि फिर बाद में वो बेकाबू हो गया। लेकिन ये जो किताब है ये नए सिरे से कई सवाल उठाती है, और ये सवाल, इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण
जो इसका इन्फरेंस है वो ये है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को रोका जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन उसकी राजनीतिक कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी 1985 जनवरी में जो चुनाव होने वाला था वो हार सकती थी। तो आप सोच लीजिए राजनीति क्या करती है और क्या क्या करवाती है। तो अगर आपको इस विषय पर रुचि हो तो आपको ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, किसी दिन फिर उनका भी जिक्र करूंगा, उस पर भी बात करूंगा आपसे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।